permanent magnets, permanent magnet and magnetic property of matter। किसी के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों आती है? तो पहले हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पहले मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, अब फिर हम लोग जब प्रॉपर्टी जान जाएंगे तब उसकी वजह से परमानेंट मैग्नेट बनेंगे, उसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो उसको समझते हैं। देखिए, फिजिक्स के हिसाब से अगर हम जितने तरीके के मटेरियल हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, उनमें से उनको हम उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का असर, उनको अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो कैसे व्यवहार करेंगे, उनको हम कुछ 3 भाग में बांटते हैं। पहला होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड तीसरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। 3 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। जितना हमारे पास सॉलिड मटेरियल है उनको हम 3 भाग में बांट सकते हैं, कुछ को डाया में, कुछ को पैरा में, कुछ को फेरो में। तो पहले समझते हैं कि इनमें क्या क्या फर्क है, तीनों में किस बेसिस पे हम बांटते हैं। तो देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड बनने का जो सोर्स है वो चार्ज ही है और कुछ नहीं। भले हमको कोई मैग्नेट हाथ में ले लेते हैं हम लोग और पूरा होता करंट तो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है, बट ये जान जाइए, ईएम थ्योरी याद होगा, कई बार बोला गया क्या कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का असर दिखाएगा, चार्ज अगर चल रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का असर हम देख सकते हैं, और चार्ज में अगर एक्सेलरेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का असर देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का असर देखेंगे, और उसमें से ईएम वेव भी निकलता है। तो इसका मतलब और चौथा कोई स्टेटमेंट नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड नाम आया अभी कि चार्ज चलना चाहिए, तो अगर कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड कोई डेवलप कर रहा है तो एंश्योर्ड रहिए कि वो जरूर वहां पर चार्ज चल रहा होगा और कोई उपाय नहीं। ये जो हम लोग मैग्नेट चुंबक जिसको बोलते हैं, हाथ में नहीं, बाहर से करंट आकर बाहर नहीं जा रहा, उसके अंदर तो करंट बह ही रहा है, उससे कोई वजह नहीं हो सकता। तो मैग्नेटिक फील्ड का असर वजह जो है हमेशा एक मूविंग चार्ज ही होगा, ध्यान रखें। अब मूविंग चार्ज होगा तो कहाँ होगा? तो भाई हर मटेरियल एटम से मिलकर बना है, हर एटम में न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वही तो चार्ज है, और क्या चार्ज है? तो वो जो इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग क्या? मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा हम लोग 2-3 बार बोल चुके, एक बार प्रूफ भी लिखे थे कि एवरी क्लोज लूप इज ए क्या? मैग्नेटिक डाइपोल। हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, बट वो डाइपोल है। अभी के लिए समझ सकते कि आपको याद होगा एक क्वेश्चन किए थे हम लोग कि चार्ज रिंग है, ऐसा उसको ओमेगा से घुमा रहे हैं तो कितना फील्ड बनाएगा, तो क्या किए थे हम लोग? घूमने को से आई निकाल लिए थे और एक्सिस पर फील्ड का फॉर्मूला लगा दिए थे। तो इलेक्ट्रॉन भी तो ऐसा ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो क्या है? एक लूप है तो करंट है तो मैग्नेटिक मोमेंट है, और मैग्नेटिक मोमेंट है तो फील्ड है। तो हर इलेक्ट्रॉन अपना क्या बनाएगा? लूप बनाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। अब लेकिन किसी एटम में, जैसे हम लोग जिस सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, वो हर सॉलिड में एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं, हर एटम में कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं? नहीं। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल हम उन मटेरियल्स को कहेंगे जिनके एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका, अच्छा सभी, कोई एटम है तो ये न्यूक्लियस है, सारे एक ही प्लेन में इलेक्ट्रॉन थोड़ी घूमते हैं, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है। सो अगर ऐसे घूमा तो अलग एम हो गया, ऐसे घूमा तो अलग एम हो गया, ऐसे घूमा तो अलग एम हो गया। सो एक ही एटम के न्यूक्लियस के अबाउट जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन अलग अलग प्लेन में घूमते हैं, इसलिए एम जो है अलग अलग दिशा में हो जाता है उनका। तो अगर किसी मटेरियल के हर एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप किया
वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे, हर एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाए, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। किसको बोलते हैं फिर से बताइए? जिसमें क्या होता है कि उसका हर एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फोर्स इज क्या? जीरो। नेट जीरो हो जाएगा तो उनको बोलते हैं हम डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है। पैरा में किसको बोलते हैं? तो ये माने एक एक इलेक्ट्रॉन को तो है, बट नेट एक मोमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो हो गया, वो हो गया डायामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन? जिसमें हर एक एटम का अपना कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो, कैंसिल भी करेगा बट नेट कुछ हो, तो हर एक एटम का अपना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो उनको हम बोलेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तीसरा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरो में क्या होता है, हर एक एटम का तो अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता ही है, लेकिन वो एक एटम अपने अगल बगल जितने उनके पड़ोसी हैं उन सबको मिला के एक जैसा कर लेता है ना? एक जैसा माने एक एटम नहीं, एक कॉलोनी ऑफ एटम्स। कॉलोनी ऑफ एटम मतलब एक ग्रुप ऑफ एटम्स मिल सबका एक दिशा में हो जाए, तो नॉट ए सिंगल एटम बट ए ग्रुप ऑफ एटम्स का एक दिशा में हो जाना, इधर ग्रुप का उधर हो जाना, इधर का इधर हो जाना, ग्रुप ऑफ एटम के एक दिशा में हो जाने को अगर ऐसा कहीं है उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो जल्दी से एक एक लाइन तीनों का डिफरेंस लिख लिया जाए, पहले लिखा जाए मैग्नेट, लिखा जाए कि if in a material the net magnetic moment if in a material net magnetic moment of each individual atom each individual atom is zero, such a material is called diamagnetic material. Such a material is called diamagnetic material. दूसरा, if every individual atom has, पैरा का लिख रहे हैं हम लोग, if every individual atom has some net magnetic moment, if every individual atom has some net magnetic moment, then such a material is called paramagnetic material. पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो गया। फिर वो लिख दिया जाए कि if in a material a group of atoms ब्रैकेट में उनको नाम है फिजिक्स में डोमेन बोलते हैं, डोमेन। if in a material a group of atoms ब्रैकेट में डोमेन, बाहर लिखिए, ब्रैकेट को बाहर लिखिए, डोमेन has magnetic moment in same direction, then such a material is called ferromagnetic material. ठीक है। तो ये हो गए आपके कैटेगरी हुए तीनों का। अब इन्हीं तीनों को जब हम फील्ड में लगाते हैं तो उनका इफेक्ट अलग ही हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं, अलग अलग बात करें, इसे हम तीनों की बात करेंगे, बट
अभी एक छोटा सा बात समझाने के लिए, हम पैरा की बात पहले कर रहे हैं, आपको जल्दी समझाएगा, फिर तीनों की बातें करनी है हम लोगों को। हमने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया, ऐसा ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। इसका क्या मतलब हुआ, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? और दूसरा डायग्राम बनाया, दूसरा डायग्राम हम पैरा को बनाया, फेरो को बनाते हैं आपके लिए भी। हम पैरा कैसे डायग्राम बनाया, तो ये हुआ अनमैग्नेटाइज्ड, अनमैग्नेटाइज्ड पैरा मैग्नेटिक मटेरियल का ये बना हुआ अनमैग्नेटाइज्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्यों? अलग अलग एक एक एटम कैसे से बनाया हमने, बट किसका इधर, किसका ऊपर, किसका नीचे, ऐसा बनाया। इस पूरे वॉल्यूम का नेट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ऊपर नीचे सब वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे। तीन बातें, तीन लेयर की बातें चल रही हैं, इलेक्ट्रॉन का, एटम का और पूरा बॉडी का। इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा, तीनों में होगा। इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ही, तीनों में ही इलेक्ट्रॉन का होगा। बट अगर नेट एटम्स का है तो क्या है, पैरा, और ग्रुप ऑफ एटम का है तो फेरो। अब पूरा बॉडी की बात कीजिए तो पूरा एक एक ग्रुप का, एक एक एटम का है, लेकिन सब कैंसिल है, तो पैरा तो है बट अनमैग्नेटाइज्ड है। फेरो में भी जीरो हो सकता है। फेरो में हम कैसे बना ही देते हैं, कैसे बनाएंगे फेरो का, हम बना रहे हैं फेरो का ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स, टेढ़ा मेढ़ा सब बनाएंगे हम लोग, ऐसे बना दिए। ये डोमेन्स बनाए हैं और ऐसे से बना दिया। आप समझ रहे हैं क्या बनाया जा रहा है? ये जो है एक एक करके एक एक ग्रुप बनाए, डोमेन्स बनाए गए, और रैंडम उसमें ऐसे है। तो ये क्या हो गया, अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ये ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक। अब जब इनको बाहर से अगर फील्ड डालेंगे तो इसमें चेंजेज आएंगे और ये लोग भी मैग्नेट बन जाते हैं। आपने ये चीज देखा होगा, आप किसी मैग्नेट के टच में थोड़ी देर के लिए कोई फेरो मटेरियल, ऐसे आयरन का कोई टुकड़ा या आयरन ब्लेड या स्क्रू ड्राइवर देखे होंगे, मैग्नेट में थोड़ी देर टच करके रख देंगे तो थोड़ी देर के लिए वो भी मैग्नेट की तरह काम करना चालू करता है। वो वही असर आप पढ़ रहे हैं। बाहर से जो फील्ड लगा देते हैं, इसमें अगर बाहर से फील्ड लगा देंगे तो यही, अब ये एम है जो एरो बने, क्या बनाया हमने, एरो बना के बना मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम। ये क्या हुआ, इतने वॉल्यूम में जितने एटम होंगे सबका मैग्नेट में जोड़ के एक बनाया गया है, तो डोमेन्स बनाए गए, यहाँ इंडिविजुअल एटम्स बनाए गए। अब इसमें हमने मान लीजिए इधर से बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो क्या होगा, अब मैग्नेट पर एम क्रॉस भी टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क होगा तो ये रोटेट करेंगे। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाएंगे उतना रोटेशन ज्यादा होगा। तो करते करते आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगा दिया तो क्या हो गया, सब अलाइन हो जाएंगे, ऐसे से जहां जहां थे अलाइन हो गया, ऐसा ऐसा, समझ रहे सब लोग, ऐसे ऐसे अलाइन हो गए। तो ये हो गया क्या, मैग्नेटाइज्ड पैरा, मैग्नेटाइज्ड पैरा। ठीक है, ऐसे ऐसे ये सब टर्न होके एक दिशा में डेवलप हो गए। अब ये जैसा, अब इनमें एक दिशा में हो जाए तो अब टॉर्क लगना बंद हो जाएगा, एम भी एक दिशा में हो जाए तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। तो इनमें ऐसा हो गया, एक दिशा में हो गए लोग, मैग्नेटाइज हो गए। उसको फेरो को जो मैग्नेटाइज करते हैं तो इसमें दो बातें होती हैं, दो तरीके से इसका होता है। कहता है कि अगर आपने वीक फील्ड लगाया, बहुत स्ट्रांग नहीं लगाया, तो क्या होता है कि ये जो डोमेन्स होते हैं ना वो रोटेट कर जाते हैं, डोमेन से ऐसा रोटेशन चालू हो जाता है, समझ बात। तो एक किधर में जिधर वो फील्ड है उधर में रोटेशन चालू हो जाएगा सबका, ठीक है। लेकिन इसमें तो एक ही तरीके का रोटेशन हो, कैसे हो जाता है, बट इसमें दो बातें होती हैं। एक तो होता है कि रोटेशन ऑफ डोमेन्स होते हैं, रोटेशन ऑफ, ये बनाते चलेंगे सब लोग डोमेन। और दूसरा होता है एक बाहर का अगर फील्ड स्ट्रांग हुआ तो उसमें क्या होता है कि जो उसका डोमेन का साइज है वही ग्रो करना चालू करता है,
डोमेन का साइज ग्रो करना चालू करता है। किस डोमेन का? जिसका डायरेक्शन बाहरी फील्ड से मैच कर रहा था। हमने जैसा फील्ड लगाया उसी दिशा में जो डोमेन थे वो उनका साइज बढ़ा मतलब अगल बगल वालों को घुमा के एक दिशा में करना चालू कर देते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ। एक रोटेशन ऑफ डोमेन होता है, दूसरा ग्रोथ ऑफ डोमेन होता है। ये दो तरीके की चीज देखा गया है, ग्रोथ ऑफ डोमेन्स। तो आप लोग साथ साथ बनाते चलिए कि ये इसको पैरा का, अच्छा डाया में कुछ नहीं कर रहे, डाया में जब है नहीं तो टॉर्क कहां से लगेगा, इसलिए वो नहीं बनाया। पैरा को बनाया और फेरो को बनाया, दोनों कर लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिया? तो कब कौन होता है रोटेशन? ग्रोथ डोमेन कब होता है? तो एक एक लाइन लिख देंगे। ग्रोथ डोमेन तब होता है जब ये जो मटेरियल हो वो प्योर मतलब क्या हो? एक जैसा हो। अगर आयरन है तो सब आयरन को मिक्स ना हो, एलओआई ना हो, प्योर हो, तो ये ग्रोथ चल रहा होता है। और रोटेशन कब होता है? रोटेशन तभी होता है जब स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, तभी होता है। तो रोटेशन करना इतना आसान काम नहीं, बॉन्ड टूट जाएंगे, मेटालिक बॉन्ड टूट जाते हैं, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए। तो अगर शुरू में छोड़ेंगे, स्मॉल फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा? ग्रोथ जैसे क्या होगा कि बाहर से अपने फील्ड लगाया, ऐसा फील्ड लगाया, तो जो डोमेन जैसे ये डोमेन था ना, यहाँ पर इस दिशा में था, तो जो डोमेन वो उनके साइज क्या होंगे? बड़े बड़े साइज हो जाएंगे और कुछ छोटे छोटे कहीं कहीं बच जाएंगे। ऐसा बना दे, ये इधर हो गया, कोई इधर थोड़ा छोटा बच गया, मेन बड़े बड़े सब इधर वाले ग्रो कर जाएंगे। अगल बगल वालों को भी वो एक दूसरे में समा के घुमा कैसे कर लेंगे, तो उनका साइज बड़ा हो जाएगा। और जो थोड़े उल्टा हुआ उनका साइज ऑलमोस्ट छोटा हो जाएगा। तो नेट का क्या हो जाएगा? नेट अगर हम मटेरियल की बात करें तो एक दिशा में ही हो जाएगा। और रोटेशन डोमेन कैसे होंगे? रोटेशन तो ऐसे जैसे ये एटम होता, जैसे पहले इंडिविजुअल एटम घूमता था, पूरा डोमेन घूम जाते हैं। तो बात वही होगा कि डोमेन, इसमें तो सिंपल हो गया कि कई डोमेन ऐसे बनाए हैं और सारे डोमेन एक ही दिशा में, बाहरी फील्ड से लगाया गया, सभी रोटेट होके एक ही दिशा में आ गए, ये तो रोटेट होके हो गए। बट एक ग्रोथ वाला जो होता है बहुत माइल्ड लेवल पे होता है, और उसमें उसके उल्टा भी होंगे कुछ डोमेन, बट उनका साइज छोटा होगा। और जो लोग बाहरी फील्ड की दिशा में पहले से ही थे, उनकी कॉलोनी और बड़ी हो जाएगी, बगल बगल वाले उनमें और शामिल हो जाएंगे, उनका साइज बड़ा हो जाएगा, तो नेट बाहरी वाला ही इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके। और ये जो हम लोग कर रहे हैं डोमेन, ये जो बातें थ्योरी, ये जो थ्योरी है, ये क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी है, हम लोग उसका रिजल्ट जान रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है, इनके साइजेस नापने के उपाय हैं। आज के साइंस में कितने साइज के डोमेन्स है, क्वांटम मैकेनिक्स से होता है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल नहीं जानते, इसका हम लोग जानकारी जानना चाहते हैं। हाँ, एक चीज़ लिख सकते हैं आप यहाँ चाहें तो, एक चीज़ यहाँ लिख सकते, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, आखिर ये डोमेन कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, तो एक मेथड का नाम हमको जानना है। इसकी पूरी थ्योरी नहीं पढ़ रहे, हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से सारा चीज़ पढ़ाई है, तो वो हम नहीं करके हम लोग उसका रिजल्ट जान रहे हैं, ध्यान रहे। इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स in क्या ferromagnetic materials लिखा जाए कि different atoms form domains due to a quantum mechanical effect due to a quantum mechanical effect called
called exchange interaction, ठीक है। मतलब ये आखिर डोमेन यहाँ तो कुछ बनता ही नहीं, वहाँ जो बनता है ऐसे ग्रो हो गया, दो कई लोग मिलके एक डोमेन बन गए, ये कैसे बनता है? तो कहेंगे इसका बनने का जो प्रोसेस है वो क्वांटम मैकेनिक्स होता है, उसका नाम है क्या? एक्सचेंज इंटरैक्शन। क्वांटम मैकेनिक्स का टर्म है, इससे बनता है। तो ठीक है, इसमें और डिटेल बेटा नहीं जानना हम लोग को। ये हमारे जो ये प्रोसेसेस है हमारे बियॉन्ड है, हम लोग क्या होते हैं जस्ट इंफॉर्मेशन यहाँ से लिए, ठीक है। अब इन्हीं का ये कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, अलाइनमेंट होगा तो क्या होगा, इसका हम लोग अब यही धीरे धीरे हम लोग पूरी पढ़ाई करेंगे। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका कैसे इंटरेक्शन होगा, कितना अंदर फील्ड बनेगा, ये सब नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।